हेलो, नमस्ते। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत में वास्तुकला मंदिर निर्माण। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण वास्तुकला पल्लव वंश शासक महेंद्रवर्मन प्रथम द्वारा 600 ईस्वी से 330 ईस्वी यानी कि कहीं कहीं 610 भी ईस्वी लिखा रहता। ओके, की देख रेख में शुरू हुई। पल्लव वंश के दौरान बनाए गए मंदिर में व्यक्तिगत शासक अलग अलग शैली प्रदर्शित होती है। महेंद्रवर्मन समूह पहला चरण, जो प्रथम चरण है उसमें पल्लव मंदिर वास्तुकला का पहला चरण महेंद्रवर्मन के शासन काल में चट्टानों को काट के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। मंदिर को मंडप कहा जाता था, जबकि नागर शैली में मंडप को केवल सभा हॉल ही कहा जाता था। ओके, नरसिंह समूह इनके दूसरा जो चरण है वह है 630 ईस्वी से 668 ईस्वी। दूसरा चरण दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य के विकास का दूसरा चरण चट्टानों को काटकर मंदिर के अलग अलग रथों वाली डिजाइन। दूसरा चरण में जो है वह रथों वाली डिजाइन मंदिर को बनाने में के दौरान चालू हुआ। में चट्टानों महाबलीपुरम जो है मंदिर का निर्माण करवाए। महाबलीपुरम में जो है मंडप यानी कि रथ का डिजाइन जो है महाबलीपुरम मंदिर में देखने को हमें मिलती है। सबसे बड़े भाग को धर्मराज कहा जाता है। जो मंदिर का जो सबसे बड़ा भाग है उसे धर्मराज कहा जाता है, और सबसे छोटे भाग को द्रौपदी रथ कहा जाता है। धर्मराज बड़े से आकार होते हैं उसको धर्मराज कहते हैं, और जो छोटे से आकार होते हैं उसे द्रौपदी रथ कहा जाता है। द्रविड़ शैली में मंदिर की बनावट धर्मराज रथ की प्रवृत्ति है। राज सिंह शैली, यह तीसरा चरण जो है दक्षिण भारत में तीसरा चरण जो है वो राज सिंह शैली के द्वारा तीसरा चरण में हुआ था। पल्लव शासक राज सिंह शैली शिला को काट के, इनकी जो बड़ा सा शिला रहते थे उसे काट के मंदिर के स्थान पर वास्तविक संरचनात्मक यानी कि मंदिर का विकास हुआ। जो बड़ा सा शिला था वास्तविक रूप से काट के मंदिर का निर्माण किया जाता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कांची का कैलाश मंदिर, मामल्लपुरम महाबली मंदिर, सूर्य मंदिर जो समुद्र तटीय है या समुद्र किनारे है। यह सब आप गूगल पे सर्च कीजिए और देखिए। ओके, मामल्लपुरम के मंदिर के विशाल गोल समों पर अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण का दृश्य उत्कर्षणीय है। यानी कि जो मामल्लपुरम मंदिर है ना उस पे अर्जुन की तपस्या करते हुए कलाकृति है या गंगा अवतरण का दृश्य उत्कर्षणीय के बनाया गया है। तो आप कभी जाएं तो ये सब ध्यान दीजिए। महाबलीपुरम के मंदिर के नीचे की मंजिल वर्गाकार होती थी एवं ऊपरी भाग पिरामिड शेप में होते थे। इस टाइप में ओके होती थी, पिरामिड शेप में होती थी के आकार का शिखर है, जिसके ऊपर खंड नीचे के खंडों के से क्रमशः छोटे जितना स्टेप गया उतना छोटे आकृति दिखाया गया। इनकी उसका जो बनावट है पहले वर्गाकार है, उसके बाद उस पे पिरामिड शेप दिया गया, उसके बाद छोटे उस पे क्रमशः एक जो डिजाइन होता है वो बनाया गया।
इस मंदिर को जो है मामल्लपुरम मंदिर को 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। आप लोग के मन में आता होगा कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किया, अगर जानते तो और अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो शॉर्टकट में समझिए। यह कोई भी ऐतिहासिक चीज़ को सुरक्षित या संरक्षित करने के लिए वह अपने अंदर लेता है कि यह पुरानी प्राचीन काल की जो भी है वस्तु है उसको संरक्षित करके रखे, उसके अंदर रहते तो संरक्षित पे ज़्यादा ही ध्यान दिया जाता है। ओके, जो अब है वह नंदी वर्मन शैली, जिसे अब राजटा शैली भी कहते हैं। इससे दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य के इस हास्य का चरण हास्य यानी कि खुशी का चरण कहा जाता है। इस काल में केवल छोटे मंदिर का निर्माण हुआ, यानी कि इस काल में जो है नंदी वर्मन के काल में जो है छोटे मंदिर का निर्माण हुआ है। ओके, पूर्ववर्तीय मंदिर में प्राकृतिक मठ लगाते थे, यानी कि प्रतिकृति नहीं बनाते थे छोटे छोटे मंदिर में। इस शैली में कोई नवीनतम नहीं है, परंतु स्तंभ शीर्ष का अधिक स्तंभ, जिसे आज के दौर में पिलर कहते हैं, उसका विशेष ध्यान रखा गया है। इस स्तंभ का विकास हुआ है। एग्जाम्पल के तौर में अगर आप देखें तो कांचीपुरम के भुवनेश्वर मंदिर एवं माटेश्वर मंदिर, इनके दो एग्जाम्पल के तौर पे है, आप देख सकते हैं। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली, अगर कभी एग्जाम में आए कि द्रविड़ शैली क्या है और चोल वास्तुकला क्या है तो घबराइए नहीं, दोनों एक ही है। चोल वास्तुकला का है या द्रविड़ शैली का है, तो यही लिखना है कि पल्लव वंश के पतन के बाद चोल शासकों के काल में मंदिर वास्तुकला का एक नया रूप सामने आया। वो भी ठीक था, बट चोल का पतन होने के बाद पल्लव का पतन होने के बाद चोल शासक के दौरान और मंदिर उत्कृष्ट बनाए गए, अद्भुत अच्छे बनाए गए, नया रूप सामने आया जिसमें पल्लव वास्तुकला के नियंत्रण थे, इनकी ओर ज़्यादा ध्यान, पर साथ ही कुछ बदलाव भी थी, यानी कि मैं पहले बोल चुकी हूँ कि कुछ नया देखने को मिले, जिसे मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो इस मंदिर का जो डिज़ाइन है देखिए, इतना जो है इसे विमान कहते हैं, इसको जो है ये गुंबद जो आकार है इसको शिखर कहते हैं, और ये जो अपना देखते होंगे झंडा उंडा लगाते हैं इसके अंतराल, इसे अंतराल कहते हैं और इसे मंडप कहते हैं, और ये जो है ये राउंड शेप में गोपुरम कहते हैं, और ये जो है छोटा सा एंट्री घर इसे गृह घर कहते हैं। ये जो पूरा एग्जाम्पल है वह बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का है। ओके, आप इसे अच्छी तरह से पिक्चर में हो तो गूगल पे टाइम निकाल के सर्च कीजिए और इसके बारे में और जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। मंदिर 4 दीवारें से घिरे हुए थे, मैंने पहले ही बोला ये 4 दीवारें से घिरे हुए थे। सामने से डिकरी द्वार होता था, डिकरी यानी कि ये जिसे गोपुरम कहता है, डिकरी द्वार को ही गोपुरम कहते थे। मंदिर परिसर का निर्माण पंचायतन शैली से भी किया जाता है, पंचायतन शैली हो या द्रविड़ शैली हो, ये सब एक ही रूप है। ओके, मंदिर परिसर का निर्माण पंचायती शैली से किया जाता है, जो अभी तुरंत 2 मिनट पहले बोल चुकी हूँ। मंदिर में पिरामिड नुमा, यानी कि इस टाइप का पिरामिड आप देखते होंगे कि त्रिभुजाकार में पिरामिड शेप रहता है, इस टाइप में शिखर होते थे जो घुमादार नहीं थे, यानी कि घुमादार नहीं थे बल्कि ऊपर की तरफ सीधे खड़े हो रहते थे। शिखर के विमान कहा जाता है, जो शिखर जो
जो पहले मैं बोल चुका हूँ, उसे विमान कहा जाता था। सभा हॉल गर्भगृह से एक गलियारा द्वारा जुड़ा होता था। जो गर्भगृह था उससे एक गलियारा जो होता था वो जुड़ा हुआ था, जिससे अंतराल कहा जाता है। जिससे अंतराल जो है ये गर्भगृह से घिरा हुआ था, और इसके अंदर गेट के बाद यह गर्भगृह के पास आप जाते जो इसे अंतराल कहा जाता है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर द्वारपाल मिथुन और यक्षियाँ बहुत बार सुनेंगे। मौर्य काल में यक्षियाँ की मूर्ति देखने को हमें मिली है, और इस द्वार पे भी यक्ष और मिथुन की मूर्तियाँ रहती थी। मंदिर परिसर के अंदर एक जलाशय की उपस्थिति द्रव्यशैली की एक अद्वितीय विशेषता है। यानी कि मंदिर के अंदर जलाशय, यानी कि जो नदी टाइप के होती है, यानी कि छोटे से तालाब टाइप के होते हैं, उसकी विशेषताएं इस मंदिर की अद्भुत बनाती है। ओके, द्रविड़ मंदिर की उपशैली से आप दो भाग में भी लिख सकते हैं। जैसे पहला भाग है विजयनगर शैली, दूसरा भाग है नागर शैली, जिसे मदुरै शैली भी कहते हैं। विजयनगर शैली, यह 14वीं शताब्दी के मध्य में विजयनगर शासकों प्रथम से द्रविड़ शैली के स्थापत्य शैली के रूप एक निजी स्थानीय स्वरूप का विकास हुआ, जिसमें चोल, होयसाल, पांड्य और चालुक्य का स्थापत्य रहा। स्थापत्य शैली की विशेषता का संयोजन किया गया। ओके, विजयनगर शैली निर्मित मंदिर की प्रमुख विशेषता निर्माण। विजयनगर शैली जो है कि मंदिर की योजना विशिष्ट प्रकार की है, इनकी एक अलग ही प्रकार की है विजयनगर की मंदिर। यह मंदिर ऊंचे परकोट से घिरे हैं, जिसके भीतर अनेक भवन, इनकी इस मंदिर में अनेक भवन मिलते हैं। अधिकोष भवन प्राय आग्नेय चट्टानों के पत्थरों से बने हुए हैं। इनकी जो है अधिकतर चट्टानों से काटकर मंदिर बने। मंदिरों की दीवार नक्काशियों और ज्यामिति पेंटिंगों से अत्यधिक अलंकृत, यानी कि अत्यधिक ही सुंदर बनाए गए हैं। नक्काशी यानी कि बहुत शानदार उसमें वर्क किया गया है ज्यामिति पेंटिंग से। ओके, यह गोपुरम जो पहले अग्र भाग पर होते थे, अब सभी दिशाओं में बनाए। पहले जो थे गोपुरम जो देखे थे इस टाइप में था गोपुरम, वह पहले अग्रभाग पे यानी पहले ही भाग पे होता था, यानी कि शुरुआती में होता था। बट अब सभी दिशाओं में, यानी कि अब चारों दिशाओं में बनाए जाने लगे। ओके, प्रत्येक मंदिर में एक से अधिक बनवाए गए थे। केंद्रिक मंडप को कल्याण मंडप के रूप में जाना जाता है। ओके, जो यहाँ पे केंद्रिक मंडप था, केंद्रित मंडप, उसे कल्याण मंडप के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए आप विट्ठल मंदिर, हज राम मंदिर, हम्पी का तिरुपति मंदिर देख सकते हैं। बाय द वे हम नेक्स्ट क्लास में इससे भी बेटर हम लाने की कोशिश करेंगे पीपीटी फॉर्म में। मदुरै के मंदिर में ऊंचे गोपुरम तथा स्तंभों को योजना विशिष्ट है, जो बोल चुके सॉरी। स्तंभ में अरबों के चित्रण, इनके अश्व यानी कि घोड़े के चित्रण की प्रधानता है। पराक्रमर विशाल गलियारों वाले ढके हुए प्रदक्षिणा पथ है, जिसे हम मंदिर के चारों ओर घूमते हैं, उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ओके,
इन मंदिर की एक प्रमुख विशेषता, जैसे इस सब मंदिर की एक प्रमुख विशेषता है कि नायक शासकों के द्वारा बनाए गए गोपुरम सबसे बड़े गोपुरम, दुनिया का सबसे बड़ा गोपुरम है। यानी कि गोपुरम जैसे शुरुआती में जो एक अंडाकार शेप का था उसे गोपुरम कहते हैं। बारीकी नक्काशी मंदिर की सभी दीवारें, इनकी छोटी छोटी आकृति बारीक नक्काशी मंदिर की सभी दीवारें पर उत्कीर्णी है। यानी कि अलग तरह से आकर्षित दिखने वाली नक्काशी है। यानी कि बारीकी से काम किया हुआ, इनके छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे विभिन्न तरह के कलाकृति दिखाई गई है। उदाहरण के लिए आप मंदिर में देखें तो मदुरई का मंदिर हो गया, मीनाक्षी मंदिर हो गया, श्रीरंगम मंदिर हो गया, श्रीरंगम मंदिर हो गया, मदुरई मंदिर हो गया, मीनाक्षी का मंदिर हो गया। ओके। बेसर शैली, बेसर शैली इनकी बेसर शैली। ओके। यह नागर तथा द्रविड़ शैली के सम्मिलित, इनकी दोनों का डिजाइन मिला के एक मंदिर का निर्माण किया गया, जो नवीन स्वरूप निर्धारित किया गया, उसे ही हम बेसर शैली कहते हैं। कि दोनों का डिजाइन लेके और तीसरा मंदिर बनाया गया। नागर और द्रविड़ शैली की दोनों में से थोड़ा थोड़ा डिजाइन लेके दूसरा मंदिर का निर्माण किया गया, उसी को बेसर शैली कहते हैं। उसे बेसर शैली कहा जाता है। इस शैली के मंदिर कर्नाटक के क्षेत्र में विशेष करके लोकप्रिय रहे हैं। ये जो बेसर शैली वो कर्नाटक के क्षेत्र में आपको ज़्यादातर देखने को रहे हैं। यह चालुक्य शासक के अधीन 7वीं शताब्दी, यानी कि चालुक्य शासक जो थे उनके अंतर्गत यह 7वीं शताब्दी में के मध्य में इस मंदिर का निर्माण की संकल्प ली गई थी। ओके। अंत इसे कर्नाटक शैली अंत इसे कर्नाटक शैली या चालुक्य शैली के नाम से जाना जाता है। इस शैली के मंदिर की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। मंदिर के निर्माण में बलुए पत्थर का प्रयोग होता था। यानी कि मंदिर जो जैसे सीमेंट बालू अभी के दौर में बनते हैं, उस समय में बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ जाता है। इसलिए पहले की मंदिर में आपको मजबूती देखने को मिलती है, मगर अब की जो मंदिर हो या भवन हो उसमें मजबूती देखने को हमें नहीं मिलती है। आपने गौर किया होगा। मंदिर के दो मुख्य अंग है। विमान मंडप में विमान जो मंदिर के शिखर के ऊपर रहते हैं और मंडप जो नीचे रहते हैं को अधिक महत्व दिखाया। यानी कि मंदिर जो है बेसर शैली में वो विमान और मंडप पे ज़्यादा फोकस दिया गया, को अधिक महत्व दिया गया है। खुले प्रदक्षिणा पथ, यानी कि जो पूजा करने के लिए आते थे उसके चारों तरफ से स्तंभों, दरवाजों और छत को बारीकी नक्काशी से सजाया जाता था। इन मंदिरों में नागर शैली का प्रभाव वक्र रेखीय शिखर और वर्गाकार के आधार पर दृष्टिगोचर होता था, एवं द्रविड़ शैली का प्रभाव जटिल नक्काशी और मूर्ति विभाग के डिजाइन में दिखाई गई है। जो मूर्ति है छोटे छोटे आकृति उसमें दिखाए गए। उदाहरण के लिए आप इसे एलोहल का लारखान मंदिर, बादामी के मंदिर देख सकते हैं। ओके। बस यही तक रहा, और अगले पार्ट में हम उत्तर भारत के मंदिर या मौर्य कला इत्यादि जितने भी पार्ट हैं हम लेके आने का कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।